अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस की। अब व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस? इट इज़ बेसिकली अ फिनोमिनन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एन एंटीजन एंड दैट एंटीजन विच इज़ इंड्यूस्ड बाय एक्सपोजर ऑफ लिम्फोसाइट्स टू ये कहते हैं दैट एंटीजन के इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एनी स्पेसिफिक एंटीजन विच इज़ इंड्यूस्ड बाय एक्सपोजर ऑफ लिम्फोसाइट्स टू दैट स्पेसिफिक एंटीजन्स। अब होता है क्या, इसमें हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है वो आता है सेल्फ टॉलरेंस का। सेल्फ टॉलरेंस क्या होती है? इट रेफर्स टू लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू एन इंडिविजुअल्स ओन एंटीजन्स। अब जो सेल्फ टॉलरेंस है इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारी एंटीजन्स के खिलाफ काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक्टिवेट नहीं होंगे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चीज़ फेल्ड हो जाए तो देन हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अब जो सेल्फ टॉलरेंस का प्रोसेस है वो फर्दर दो उसमें डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल टॉलरेंस में और पेरिफेरल टॉलरेंस में, कि हाउ डू द टी लिम्फोसाइट्स हाउ डू दे गेट इनएक्टिवेटेड टू आवर सेल्फ एंटीजन्स। सेंट्रल टॉलरेंस में क्या होता है? सेंट्रल टॉलरेंस किस तरह याद रखना है कि नाम में सेंट्रल है, तो ये बेसिकली जो सेंट्रल वो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे टी और बी लिम्फोसाइट्स की जनरेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे होती है सेंट्रल टॉलरेंस। For T lymphocytes it refers to in the thymus, whereas for B lymphocytes it refers to in the बोन मैरो। अब थाइमस में हमने पढ़ा था कि थाइमस में टी सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं और जब वो एक्टिवेट होते हैं फिर उनमें टी सेल रिसेप्टर लग जाते हैं और फिर इवेंचुअली उनकी जो एक ओवरऑल बी और टी सेल्स दोनों की जो एक्टिवेशन होती है वो ऐसी होती है कि पहले उनको एंटीजेंस के साथ वो करवाए जाते हैं, उनको डिफरेंट एंटीजेंस उनके साथ आके क्या कहते हैं डिफरेंट टी सेल्स के साथ रिएक्ट कराए जाते हैं। और जिस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए भी जो स्पेसिफिक टी सेल और बी सेल वो होगा स्पेसिफिक होगा बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमारे उसमें थाइमस में भी और बोन मैरो में भी, सबसे पहले हम टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं कि कभी कभार अगर थाइमस में ऐसा हो कि जो हमारे सेल्फ एंटीजेंस हैं उन्हीं के खिलाफ कुछ टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाए, तो इसका ये मतलब है कि वो टी लिम्फोसाइट्स होंगे सेल्फ रिएक्टिव एंड दोज टी लिम्फोसाइट्स दे कैन कॉज सम ऑटो इम्यून डिजीज़, क्योंकि वो हमारे सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ एक्टिवेट हो रहे हैं। तो उन टी लिम्फोसाइट्स के साथ क्या किया जाता है, उन टी लिम्फोसाइट्स को बेसिकली अपोप्टोसिस के थ्रू किल कर दिए जाते हैं। और ये उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो इमेच्योर सेल्फ रिएक्टिव टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स क्लोन्स दैट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ एंटीजेंस ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन इन द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स, दे आर किल्ड और रेंडर्ड हार्म और दे आर रेंडर्ड हार्मलेस। और किल कैसे होते हैं? किल उन्होंने आगे बताया हुआ है कि व्हेन इमेच्योर टी सेल्स एक्सप्रेसिंग टी सेल रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर सेल्फ एंटीजेंस इनकाउंटर दीज एंटीजेंस इन द थाइमस, सिग्नल्स आर प्रोड्यूस दैट रिजल्ट इन किलिंग ऑफ दीज सेल्स बाय अपोप्टोसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन या क्लोनल डिलीशन। ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है दिस इज क्लोनल डिलीशन, कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कोई एज अ सेल्फ एंटीजन लाया और उसके खिलाफ कोई टी सेल का क्लोन एक्टिवेट हो गया, तो उस टी सेल को हमने क्या किया, उसको हमने अपोप्टोसिस के थ्रू किल कर दिया ताकि वो टी सेल्स हमारी मतलब बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ना रहे, हमारे एंटीजन्स के खिलाफ काम ना कर सके। एंड होता क्या है कि यही होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे हमारे प्रोटीन एंटीजन्स होते हैं जो कि पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं, टी थाइमस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो होते क्या है कि जो हमारे वो होते हैं थाइमिक डेंड्रेटिक सेल्स जो होते हैं और बाकी जो थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका काम ये होता है कि पेरिफ्री से कुछ एंटीजेंस आके थाइमस में जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं इवन कुछ वो थाइमस में आके क्या कहते हैं टी सेल्स के साथ रिएक्ट करवाए जाते हैं, ताकि अगर तो टी सेल्स उन सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ रिएक्टिव हो तो उन टी सेल्स को किल कर दिए जाते हैं उसी नेगेटिव सिलेक्शन के प्रोसेस से। और उन्होंने आगे ये चीज़ बताई हुई है कि वाइड वैरायटी ऑफ ऑटोलोगस प्रोटीन एंटीजेंस इंक्लूडिंग एंटीजेंस थॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिफेरल टिश्यूज आर प्रोसेस्ड एंड देन प्रेजेंटेड बाय थाइमिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन एसोसिएशन विद सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल। जिस तरह हर थाइमस की होती है एंटीजन के साथ वो ये कहते हैं कनेक्शन होता है, एंड दे कैन देयरफॉर बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पोटेंशियली सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स। होता क्या है, थाइमस में एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का आपने नाम ज़रूर याद रखना है, AIRE। AIRE इज़ अ ऑटो इम्यून रेगुलेटर। ये करती क्या है, ये वो एंटीजेंस जो कि सिर्फ पेरिफ्री में वो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली वो एंटीजेंस जो कि पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्फ एंटीजेंस जो कि पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं उनकी अब वो होता है एक्सप्रेशन होता है वो बढ़ा देती है। और अगर उन सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ हमारे टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाए तो उन टी लिम्फोसाइट्स के साथ क्या किया जाता है, उनको किल कर दिया जाता है। कि अ प्रोटीन कॉल्ड AIRE विच इज़ अ ऑटो इम्यून रेगुलेटर, इट स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सम पेरिफेरल टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ एंटीजेंस इन द थाइमस and is thus critical for deletion of immature T cells which are specific for these self antigens। and अगर इस AIRE autoimmune regulator जीन जो जीन है जो प्रोटीन है अगर इसमें वो हो जाए डेफिशिएंसी हो जाए या कोई म्यूटेशन हो जाए तो इट विल रिजल्ट इन अ डिजीज़ विच इज़ नोन एज ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम, जिसमें काफ़ी हमारी क्या कहते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स की डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। और ये देखा गया, अभी मैं पेरिफेरल टॉलरेंस में पढ़ाऊँगा कि
कुछ जो सेंट्रल टॉलरेंस का मैकेनिज्म टी लिम्फोसाइट्स के लिए इतना ही था कि जो टी लिम्फोसाइट्स जो कि विच आर रिएक्टिव अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन्स दे आर किल्ड बाय एपोप्टोसिस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिलीशन या क्लोनल डिलीशन या नेगेटिव सिलेक्शन। कुछ टी लिम्फोसाइट्स के साथ क्या होता है कि कुछ टी लिम्फोसाइट्स जो कि सेल्फ एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देन दोज टी लिम्फोसाइट्स दे आर डेवलप्ड इनटू या दे आर बेसिकली डेवलप्ड इनटू रेगुलेटरी टी सेल्स। और फिर रेगुलेटरी टी सेल्स का आगे जाके पेरिफेरल टॉलरेंस में कुछ फंक्शन होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब हम बी लिम्फोसाइट्स का पढ़े थे। बी लिम्फोसाइट्स में भी हमें पता है कि क्या होता है कि वो अपने डेवलप हो रहे होते हैं बोन मैरो में, उनकी भी प्रो बी सेल स्टेज होती है, फिर प्री बी सेल स्टेज आती है, फिर मेच्योर बी सेल स्टेज आती है। इसमें भी अगर तो कोई ऐसे बी सेल्स जो कि हमारे सेल्फ एंटीजन्स को डिटेक्ट कर लें विच आर हार्मफुल फॉर अस विच कैन कॉज ऑटोइम्यून डिजीज़, उन बी सेल्स के साथ क्या होगा कि उन बी सेल्स की किलिंग कर दी जाएगी, या उन बी सेल्स के साथ क्या होगा, उन बी सेल्स की रिसेप्टर एडिटिंग कर दी जाएगी। हमने पढ़ा था कि जो बी सेल्स होते हैं उनके पास जो रिसेप्टर होता है, आईजीएम रिसेप्टर होता है, दैट इज़ बेसिकली स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। लेट्स सपोज कि अगर कोई बी सेल विच इज़ स्पेसिफिक फॉर आवर सेल्फ एंटीजन, तो उसका जो रिसेप्टर होगा वो क्या किया जाएगा, हम एक रिसेप्टर एडिटिंग के प्रोसेस के थ्रू जो उसका आईजीएम वाला रिसेप्टर है उसको एडिट कर देंगे, ताकि वो जो बी सेल का जो ये रिसेप्टर हो वो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ क्या हो, स्पेसिफिक ना हो। कि इन्होंने यहाँ पैराग्राफ में बताया कि व्हेन डेवलपिंग बी सेल्स स्ट्रांगली recognize the self antigens in the bone marrow, many of the cells reactivate the machinery of antigen receptor gene rearrangement, and then they begin to express new antigen receptors which are not specific for that self antigen, and this process is called receptor editing। और अगर receptor editing ना हो सकी हो इन बी सेल्स में, तो इन बी सेल्स के साथ क्या किया जाएगा, they will undergo apoptosis और इनकी डिलीशन हो जाएगी। बी सेल्स के लिए बस इतना सा ही मैकेनिज्म था, टी सेल्स के लिए थोड़ा, टी सेल्स के लिए भी छोटा सा ही था। सेंट्रल टॉलरेंस पे याद रखना, टी सेल्स के लिए हमारे पास है नेगेटिव सिलेक्शन और क्लोनल डिलीशन, वेयर एज हमारे पास बी सेल्स के लिए है रिसेप्टर एडिटिंग, और अगर रिसेप्टर एडिटिंग नहीं काम कर पाए देन वी हैव डिलीशन। फिर हमारे पास आती है पेरिफेरल टॉलरेंस के। लेट्स सपोज कुछ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स जिनमें क्या कहते हैं विच आर रिएक्टिव अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन्स, वो उनकी डिलीशन नहीं हो पाई या उनकी रिसेप्टर एडिटिंग ना हो पाई और वो पेरिफेरी में चले गए, तो अब पेरिफेरी में उनको किस तरह क्या कहते हैं इनएक्टिवेट किया जाएगा। पेरिफेरी में हमारे पास तीन मैकेनिज्म्स होते हैं। एक तो एनर्जी का प्रोसेस होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टी लिम्फोसाइट्स, एक अपॉप्टोसिस का मैकेनिज्म होता है, और एक हमारे पास आता है रेगुलेटरी टी सेल्स का फंक्शन पेरिफेरल टॉलरेंस में। तो सबसे पहले हम एनर्जी पढ़ लेते हैं। इवन तो मैंने एनर्जी के कहते हैं आई बिलीव जो टी सेल्स की जब मैं वीडियो बना रहा था बेसिक इम्यूनोलॉजी वाली, उसमें मैंने एनर्जी पढ़ा दी थी, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कराता हूँ कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which lymphocytes that recognize the self antigens they are rendered functionally unresponsive, and this phenomenon is known as energy। आप लोगों को अगर याद, हमने पढ़ा था कि टी सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए दो सिग्नल्स चाहिए थे, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। सिग्नल 2 वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वॉज द को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स प्रोवाइडेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन CD28 ऑन टी सेल्स एंड B7 ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसको हमने इनहिबिट करने के दो मैकेनिज्म पढ़े थे जो कि जिसकी थ्रू एनर्जी होती है। वो दो मैकेनिज्म क्या हैं, एक तो CTLA4 और एक प्रोग्राम सेल डेथ 1 वाला। कि जो CTLA4 है, CTLA4 क्या करते हैं, उसके पास B7 मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। CTLA4 के पास ज़्यादा एफिनिटी होती है विद B7 कंपेयर टू CD28। तो होता क्या है, उन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टी लिम्फोसाइट्स, एनर्जी इस तरह होती है टी लिम्फोसाइट्स में कि CTLA4 B7 के साथ बाइंड कर जाता है, और प्रोग्राम सेल डेथ 1 विच इज़ प्रेजेंट ऑन टी लिम्फोसाइट्स इट बाइंड्स विद इट्स लाइगेंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स द PDL1 एंड PDL2। एंड इसके थ्रू होता क्या था कि इसके थ्रू जो टी सेल्स थे, जो टी लिम्फोसाइट्स थे, उनकी इनएक्टिवेशन हो रही थी। और बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स में एनर्जी कैसे होती है, बी लिम्फोसाइट्स में एनर्जी इस तरह होगी कि व्हेन दे एनकाउंटर सेल्फ एंटीजन इन पेरिफेरल टिश्यूज एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक हेल्पर टी सेल्स दे विल नॉट बी एबल टू डू देयर फंक्शन। क्योंकि हमने बी सेल्स की भी एक्टिवेशन में पढ़ा था कि बी सेल्स की जो टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होती थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। कि जब CD4 टी सेल्स आते थे बी सेल्स के पास, एंड देन बी सेल्स वर एबल टू क्या कहते हैं डू बेसिकली उनकी एफिनिटी मैच्योरेशन होती थी और वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन अगर टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स एब्सेंट हो गए तो बी सेल्स की भी एनर्जी इसी तरह होगी कि इफ़ दे इंकाउंटर सेल्फ एंटीजन इन द एब्सेंस ऑफ हेल्पर टी सेल्स दे वुड बी अनएबल टू प्रोवाइड डिफरेंट, या दे विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। फिर हमारे पास आता है रेगुलेटरी टी सेल्स का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ टी सेल्स विच रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंटीजन इन थाइमस दे आर कन्वर्टेड टू रेगुलेटरी टी सेल्स। अब रेगुलेटरी टी सेल्स क्या कराते हैं, दे सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्सेस। के द रेगुलेटरी टी सेल्स दे फंक्शन टू प्रिवेंट इम्यून रिएक्शंस अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन एंड दे डेवलप मेनली इन द थाइमस एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन, जो कि मैंने पढ़ा दिया। रेगुलेटरी टी सेल के पास क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो ये CD4 टी सेल्स होते हैं,
इनके पास हाई लेवल ऑफ CD25 होती है, हाई लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर होती है, और इनके पास हाई लेवल ऑफ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं विच इज़ नोन एज FOXP3। और इन तीनों चीज़ें जो रेगुलेटरी टी सेल्स के पास होती हैं, और इन तीनों चीज़ों में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए, तो फिर डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारी बॉडी में आ जाती हैं। जिस तरह ये देखा गया कि जो इंटरल्यूकिन 2 होता है और जो FOXP3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शनल रेगुलेटरी टी सेल्स। अगर FOXP3 में म्यूटेशन आ जाए तो FOXP3 में म्यूटेशन आने की वजह से होगा एक सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम दिया गया है आईपेक्स, विच इज़ नोन एज इम्यून डिसरेगुलेशन पॉलीएंडोक्रिनोपैथी एंटेरोपैथी एक्स लिंक्ड ये एक डिजीज़ है। और अगर इंटरल्यूकिन 2 ये जो इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर है अल्फा चेन वाला, उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो इट विल लीड टू मल्टी ऑर्गन ऑटो इम्यून डिजीज़। एंड सिमिलरली जो CD25 जीन है विच इज़ प्रेजेंट इन द रेगुलेटरी टी सेल्स, अगर इसके प्रोमोटर रीजन पे कोई पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए तो इट विल लीड टू टाइप 1 डायबिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़। रेगुलेटरी टी सेल्स का वैसे फंक्शन क्या होता है, हाउ द रेगुलेटरी टी सेल्स सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स या क्या कहते हैं इनहिबिट इम्यून रिस्पॉन्स, वो इस तरह करते हैं बाय सिक्रेटिंग डिफरेंट इम्यूनो सप्रेसिव साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 10 एंड योर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा विच इनहिबिट लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड इफेक्टिव फंक्शंस। और ये देखा गया कि जो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं दे प्रिवेंट इम्यून रिस्पॉन्सेज नॉट ओनली अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजेंस बट ऑल्सो अगेंस्ट द फीटस एंड कमेंसल माइक्रोब्स। कमेंसल माइक्रोब्स कौन से होते हैं, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा वाले माइक्रोब्स होते हैं, उनके खिलाफ रेगुलेटरी टी सेल्स प्रिवेंट कराते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। और अगेंस्ट द फीटस इन अ सेंस इन्होंने ये बताया कि जब फीटस मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है तो ऑब्वियसली फीटस के पास कुछ पैटर्नल एंटीजेंस भी होते हैं, तो क्या कहते हैं टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ मैटरनल इम्यूनिटी टू द पैटर्नल एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन फीटस। जो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स ही बेसिकली क्या कहते हैं वो कहते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द फीटस उसको प्रिवेंट करा रहे होते हैं। एंड लास्ट हमारा पेरिफेरल टॉलरेंस में हमने क्या पढ़ा था, हमारी कहीं डिलीशन बाय अपोप्टोसिस। डिलीशन बाय अपोप्टोसिस क्या है कि लेट सपोज अगर एनर्जी नहीं हो पाई या सप्रेशन सही से नहीं हो पाई तो होगा क्या, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स इन दोनों की हो जाएगी डेथ बाय अपोप्टोसिस। और डेथ कैसे होगी बाय अपोप्टोसिस, हमने दो पाथवेज पढ़े थे शुरू में, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस में क्या होगा कि दो टी सेल्स विच रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन वो अपनी दे विल एक्सप्रेस द प्रो अपोप्टोटिक मेंबर ऑफ बी सेल फैमिली कॉल्ड बीम। हमने पढ़ी थी कि अपोप्टोसिस की भी डिफरेंट प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स थी और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स थी। वो टी सेल्स जो कि सेल्फ एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे उनमें होगा क्या, उनमें अगर इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू डेथ नहीं होगी तो उनमें जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है बिम वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस होगी, और जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं BCL2 और BCLX वो कम से कम प्रोड्यूस होंगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा बिम की वो होगी एक्टिवेशन होगी तो इट विल ट्रिगर अपोप्टोसिस बाय माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। एंड सिमिलरली एक और पाथवे होगा जिसको हम कहते थे एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा कि फैस लाइगेंड वाला उसका पाथवे था कि वो टी सेल्स जो कि सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके पास होता क्या, उनके पास जो फैस रिसेप्टर है जिसको हम डेथ रिसेप्टर भी कहते हैं CD95 जो होते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन होने लग जाएगी। और जब वो फैस अपने फैस लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा तो फैस लाइगेंड के साथ होगा क्या, इट विल लीड टू अपोप्टोसिस बाय डेथ रिसेप्टर पाथवे विच वाज योर एक्सट्रिंसिक पाथवे। और बी लिम्फोसाइट्स की भी जो डेथ होती है इट ऑकर्स थ्रू एक्सट्रिंसिक पाथवे विच इज़ फैस लाइगेंड वाला पाथवे। और अगर ऐसा हो कि जो फैस लाइगेंड वाला पाथवे है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, वो सही से ना हो सके, तो इट विल लीड टू एन SLE लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ विच इज़ नोन एज ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। सो दैट वॉज इट। आई होप ईजिली समझ में आ गई। उसमें ज़्यादातर क्या कहते हैं 2.5 नंबर का ऐसे क्यों में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस एंड पेरिफेरल टॉलरेंस। तो सेंट्रल टॉलरेंस में हमने विद रिगार्ड्स टू टी लिम्फोसाइट्स यही बताना होगा कि उनमें नेगेटिव सिलेक्शन होती है और क्लोनल डिलीशन। एंड विद रिगार्ड्स टू बी लिम्फोसाइट्स हमने ये बताना होगा कि उनमें रिसेप्टर एडिटिंग होती है, रिसेप्टर एडिटिंग नहीं हो पाई तो उनकी भी डिलीशन हो जाती है। एंड पेरिफेरल टॉलरेंस में हमने क्या बताना होगा, पेरिफेरल टॉलरेंस में हमने बताना होगा द प्रोसेस ऑफ एनर्जी CTLA4 एंड प्रोग्राम सेल्फ डेथ वाला सप्रेशन बाय regulatory T cells, how do regulatory T cells secrete interleukin 10 and transforming growth factor beta। and then lastly अगर ये दोनों चीज़ ना हो पाए then death of the क्या कहते हैं सेल्फ रिएक्टिव T and B lymphocytes by अपोप्टोसिस। और अपोप्टोसिस के हम फिर मैकेनिज्म बता देंगे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था और जो इंट्रिंसिक पाथवे था। तो आई होप ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।